सो ओके एवरीवन, अभी एज पर डिस्कशन आप सबके कोई डाउट्स नहीं है। लास्ट टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था, दैट वाज मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर के सोल्ड और अनसोल्ड दोनों क्वेश्चन दिए थे करने को। सोल्ड में आपकी कोई डाउट नहीं है, जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं ऑनलाइन क्लास में। अनसोल्ड पार्ट अभी किया नहीं किसी ने, तो वो कर लीजिएगा और उसके डाउट्स नेक्स्ट क्लास में बताना अगर कोई आते हैं, अदरवाइज सेम है बिल्कुल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम। चैप्टर नंबर 9 है आपके पास बुक में, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब जैसे हम अभी लास्ट टू चैप्टर्स हो रही बात कर रहे थे, बिकॉज इस यूनिट का जो मेजर वर्क है वो हो चुका है हमारा। अभी तो एक एक टॉपिक का चैप्टर है, अगर ये चैप्टर रह गया कुछ भी। इसमें दो टॉपिक्स आते हैं, एक एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है वो तो हम आज ही कर लेंगे, और दूसरा लेक्चर हाउ टू करेक्ट इट। बिकॉज किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या इकोनॉमी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि अपनी कंट्री के अंदर हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करें। गवर्नमेंट का बेसिकली एम यही है, जिसके लिए गवर्नमेंट अपनी बाकी अदर एजेंसीज की हेल्प भी लेती है, जैसे आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, और जो गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका मेन रोल होता है। तो हमारी पूरी कंट्री को अगर चलाने वाला हम कह सकते हैं तो वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। जैसे भी हमारा बजट डिक्लेयर हुआ है इंडिया के अंदर, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जो है वो प्लस उनकी टीम या आगे के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नर और उसकी टीम, कहने को ये सब गवर्नमेंट है। तो ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इकोनॉमी के अंदर। कुछ भी है इस टाइम, अब पोस्ट कोविड या अभी कोविड भी चल ही रहा है, तो उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि ऑल ओवर इकोनॉमी में रिसेशन है या ऑल ओवर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। किसी सेक्टर में इन्फ्लेशन हो सकता है, कहीं पे रिसेशन हो सकता है। कई बिजनेस तो बेटा बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोविड के कारण बिजनेस अच्छे चल रहे हैं कई लोगों के तो, और कुछ बिजनेस बंद हो गए। कहीं पे डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई है कोविड के अंदर। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, जनरल स्टोर्स, या फिर ग्रोसरी आइटम्स, नेसेसिटीज़, या कोविड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो सप्लीमेंट्स हैं, वैक्सीन हैं, मेडिसिन हैं, कुछ भी है, वो सब चीज़ों का डिमांड बहुत बढ़ा। तो उस इंडस्ट्री में जो लोग थे, शॉप्स थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, एक्सेस डिमांड होगी, इतनी डिमांड होगी कि वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन, चाहे वो विटामिन सी हो या कोई वैक्सीनेशन हो, कुछ भी हो, वो डिमांड के हिसाब से, मतलब 2 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था कि हम सब लोग वैक्सीनेशन की डिमांड करेंगे। वो जो इसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं हुआ, और उस कंपनी ने कभी बनाई भी नहीं थी, और एकदम से आपको इंडिया की पॉपुलेशन के लिए बनाना पड़ जाए, अगर आपको एकदम से 100 करोड़ वैक्सीनेशन का ऑर्डर आ जाए, तो आपने भी सोचा नहीं था। तो जो कंपनीज 1 रुपये में खेलती थी, वो 1 लाख रुपए में खेलने लग गई, फॉर एग्जाम्पल। तो एकदम से डिमांड आ गई, और कुछ बिजनेस बंद हो गए, होटल्स, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, कोचिंग सेंटर्स, या अदर जिनको बंद रखा गवर्नमेंट ने काफ़ी लंबे टाइम तक, आज भी वो बंद है सपोज, तो उनमें एक रिसेशन आई। तो अब ये सारी इकोनॉमी को, जैसे मान लो मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अपनी हैं, मे बी आपके पेरेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स हों, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, लेकिन इस सब का एक कॉमन सीन गवर्नमेंट के लिए है कि इकोनॉमी में ओवरऑल क्या है। ओवरऑल रिसेशन है या इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है। अब यहाँ पे हर एक कमोडिटी की, हर एक एरिया की बात तो नहीं होगी, मीन्स एवरी सेक्टर की बात तो नहीं होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, है ना। लेकिन ओवरऑल एक केन्स ने हमें आइडिया दिया है और गवर्नमेंट को बताया है कि आप सबको इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बट इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, देखिए कैसे। तो ये स्टडी मटेरियल का सोर्स है राधा बहुगुणा बुक, जहाँ से हमने ये पीडीएफ लिया है। तो इस बुक के अंदर अगर हम देखेंगे 274 पेज प्लस 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय राधा बहुगुणा, उसमें 9.1 पेज पॉइंट पे ये बताया गया है
कि एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या है, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 चैप्टर्स में भी हमने ये जान लिया कि एक्सेस डिमांड का मीनिंग है ओवर एम्प्लॉयमेंट। याद है सबको ये वर्ड? जब हमने ओवर अंडर 2 तरह की एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, ओवर एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद एक वर्ड है इक्विलिब्रियम, वो तो अलग चीज़ है ना, कि ADAS की इक्वल जहाँ पे है वहाँ इक्विलिब्रियम है। लेकिन एक सीन है जो हमें यहाँ भी दिखाना है, जब जब एग्रीगेट डिमांड ADAS से ज़्यादा है। तो आपने इसका PDF नहीं बनाया, PDF के बिना दिक्कत हो जाती है। अगर टाइम है तो इसका PDF बना के दोबारा रीसेंड कर दोगे ग्रुप में? यस। तो एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ रिसोर्सेज का ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है। ये सारी बातें हो चुकी हैं आपके साथ, इवन डायग्राम तक और उसकी एक्सप्लेनेशन तक आपको आती है, बस हमने उसको एक नए तरीके से लिखना है। इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। तो मीनिंग मैं रीड कर रहा हूँ आप सबके लिए। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन आगे क्या लिखा है वर्ड, सामने क्या लिखा है बेटा? एग्रीगेट सप्लाई। यस, क्योंकि हमें उस एग्रीगेट सप्लाई को पहचानना है जो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है। जैसे सपोज हम अगर एक बात करें कि बेटा आज आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, अगर मैं बात करूँ, जैसे पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि बेटा आज तुम बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हो, नॉर्मली तो इतना करते नहीं हो। या आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा आज फुल डे आपने वेस्ट किया है, तो इसका मतलब उनके पास कोई मेजरमेंट तो है ना जिससे वो कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब अगर 10 घंटे पढ़ो तो वो नॉर्मल है उनके लिए। अगर आप 15-18 घंटे पढ़ रहे हो लगातार बिना रुके, तो वो उनके लिए एक्स्ट्रा हो गया कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो बीमार हो जाओगे, तुम तो ओवर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो रिसोर्सेज की। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज है, क्या है, एक स्टूडेंट के पास क्या रिसोर्सेज है बेटा? उसके पास दिमाग है, टाइम है, ट्यूशन है, स्कूल है, बुक्स है, नोट्स हैं, यही तो है ना उसके पास, या पेरेंट्स का पैसा है। ये सारे सोर्सेज लगाकर वो 18 घंटे लगा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, या 10 घंटे। या आपको पता है नॉन सीरियस स्टूडेंट ज़्यादा हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि डेडिकेटेड स्टूडेंट सिर्फ 5% या शायद 2%, और मुझे अब तो ये लग रहा है कि 1% ही है। मतलब 100 में से 5 बच्चे भी ले लें तो 5% हो गए। तो अगर 5% स्टूडेंट आज भी सिंसियरली पढ़ रहे हैं, तो बाकी के 95% बच्चे किस में आते हैं फिर, जिनका कोई रिजल्ट नहीं आता कभी भी? वो कौन है? वो जो अपने रिसोर्सेज की अंडर एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जबकि उनके पास भी वही 24 आवर्स, वही स्कूल, ट्यूशंस, वही बुक, वही दिमाग, और पेरेंट्स का वही पैसा जो उन्होंने स्कूल फीस के तौर पे या ट्यूशन फीस के तौर पे दिया है। वो तो कोई डिफरेंस नहीं कि आपके पेरेंट्स का 2000 का नोट कैसा है और दूसरे पेरेंट्स का कैसा है, वो तो सेम है। बात को ट्राई करना समझने की। तो जब ये हमारे सोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं या तो अनलिमिटेड हो, किसी को कोई बात नहीं, 2-3 साल ऐसे ही पढ़ लेते हैं, फिर 2-3 साल और ट्यूशन के थ्रू पढ़ लेंगे, फिर 2-3 साल हम रिवीजन के थ्रू पढ़ लेंगे, ऐसा तो नहीं आपके पास। और 10-15 लाख रुपए तो लगा सकते हैं आप एक एक ट्यूशन पे। तो यू हैव नो अनलिमिटेड सोर्सेज। तो लिमिटेड सोर्सेज जब हम एम्प्लॉय करते हैं तो उसका एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। वो एज पर कोई क्वांटिटी डिसाइड नहीं होता है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि तुम्हें कितनी रिक्वायरमेंट। अगर तुम्हारी 10 घंटे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है तो बेटा 10 घंटे से ज़्यादा ओवर में आ जाएगा। ओके मेगा, रिसीव हो गया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं भी लेके आ रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। नंबर 2, अगर आप उससे कम पढ़ते हो तो इसका मतलब जितने रिक्वायर्ड है, अब 10 घंटे पढ़ना चाहिए आपको। जैसे किसी एक्सपर्ट ने बता दिया कि बेटा आपको 10 घंटे पढ़ना चाहिए, आजकल एग्जाम्स नियर बाय हैं, आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप अपने खुद के खुद के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम पढ़ रहे हो या ज़्यादा पढ़ रहे हो। तो इसलिए जब हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम क्या लिखेंगे कि जब एग्रीगेट डिमांड
एग्रीगेट सप्लाई के फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है, मीन्स जितनी सप्लाई होनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के लिए, डिमांड ये कह रही है कि नहीं अभी सफिशिएंट नहीं है, और बनाओ और बनाओ, अभी हम काम नहीं चला पा रहे। मीन्स अगर किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है या रिसोर्सेज कम है तो ये सीन बन जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा डिमांड है, या यू कैन से एग्रीगेट डिमांड अपने ही फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ अभी, एक मिनट रुको, मैं पीडीएफ लेके आ रहा हूँ आपके सामने, एक मिनट के लिए स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट बेटा कि एग्रीगेट डिमांड जो प्रेजेंट में है, जिसको बोलते हैं एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, वो अपने ही वो अपने ही फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है। एक मिनट लगा बेटा, मैंने बाय मिस्टेक ना व्हाट्सएप क्लोज हो गया। तो इसलिए हम दो तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन द प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड या एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, या इसका एक और नेम है याद है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। प्लान्ड क्या होती है, दो तरह की डिमांड है ना, Yes. एग्जेंटे, याद है कुछ, Exposure तो exam. किसकी बात हो रही है यहाँ पर, प्लान्ड की, और प्लान्ड कौन सा है, एग्जेंटे। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि प्रेजेंटली जो डिमांड है या जितना हम प्लान कर रहे हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर जितना प्रेजेंटली प्लान कर रहा है, वो डिमांड अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी क्लियरली दिख रहा है अगर आपको, एडी किससे ज़्यादा है, Yes. एएस से। कौन सी एएस, पहचानो कौन सी एएस, Plan. नहीं नहीं, वो तो प्रेजेंट एडी है, प्लान्ड एडी, वो किससे ज़्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट एएस से। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ये वर्ड्स आपके माइंड में एक्यूरेटली प्रिंट होने चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअल लेवल ऑफ एडी, दैट इज कॉल्ड प्लान्ड एडी, वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी से, जो हमें कितना प्लान करना था उसे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो देखा जाए दोनों ही प्लान है, लेकिन एक वो एडी जो हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्लान कर रहे थे, जो वहाँ पे रिक्वायर्ड था, बट हुआ क्या, हमारा एक्चुअल एडी उससे ज़्यादा है, हमारा एक्चुअल एडी उससे कहीं ज़्यादा है। सो व्हेन एक्चुअल एडी इज मोर देन planned level of AD to maintain full employment, और दूसरा हमारा जो एक्चुअल एडी है वो एएस से भी ज़्यादा है। दोनों का मीनिंग सेम है बेटा, अब कंफ्यूज होना है तो हो भी सकते हैं, लेकिन बात इतनी है कि जो मेरा एक्चुअल एडी है वो दो चीज़ों से ज़्यादा है, एक खुद के रिक्वायर्ड लेवल से, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट,
एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, या वो एएस से ज़्यादा है एट फुल एम्प्लॉयमेंट। और फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी एस दोनों सेम होते हैं। एक लेवल ऐसा भी तो होता है जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनता है, जहाँ एडी एस सेम है। तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट या उस एक लेवल से एक्चुअल एडी ज़्यादा है। अब वो जितना ज़्यादा है, देखो ध्यान से, अब ऑथर ने यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है कि हम दोनों में से किसी एक तरीके से बता सकते हैं, मीनिंग दोनों का सेम है। और दूसरा, अगर एक्सेस डिमांड के नेम से क्वेश्चन नहीं आता, किस नेम से आता है? Inflationary. इन्फ्लेशन कैप। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ एक्सेस डिमांड होगी। इसका मतलब एक्सेस डिमांड का ही सेकंड नेम क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? Inflationary gap. इन्फ्लेशनरी गैप। एंड ये एक डिफरेंस की इक्वल है, क्योंकि जब हम गैप की बात करते हैं तो गैप को एक्सप्लेन करने का मीनिंग तो डिफरेंस ही होता है ना इकोनॉमी के अंदर। अब ये पॉइंट्स आपको एक बार समझने इस तरह से, लाइव या रिकॉर्डिंग में जैसे भी समझ रहे हो, तो ये चीज़ें आपको उसी तरीके से याद करनी है कि एक्सेस डिमांड के टाइम हम गैप की बात नहीं करते, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि वो ए एस से ज़्यादा है। बात तो सेम है ना। अगर कोई चीज़, अगर मान लो 30-20 से ज़्यादा है, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि 30-20 में गैप 10 रुपये का है। दोनों का मीनिंग तो सेम है। 30-20 से ज़्यादा है क्योंकि 30 और 20 का डिफरेंस 10 रुपीज़ का है। बट 20-30 से ज़्यादा नहीं है, गैप तो दोनों में 10 का ही बनेगा। तो इट मीन्स ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, उन दोनों का मीनिंग सेम है, लिखने का भी अलग है। तो एडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट या एएस के फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है, और वो जितना ज़्यादा है उतना ही उन दोनों का आपस में गैप है, और उस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एक एक वर्ड यहाँ पे हम समझ सकते हैं। उसके बाद बेटा मैं ये डायग्राम बना रहा था आपके लिए, इसको हम बनाएंगे एंड पे एक बार समझने के लिए। और ये वो सेम डायग्राम है जो हमने ऑलरेडी किया भी था, अगर आपको याद होगा। कब किया था? जब हमने ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को समझा था। आज उसी ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का एक नया नेम बन गया हमारे पास। क्या बन गया उसका नया नेम? एक्सेस डिमांड। देखो सामने से, ए एस एक लाइन ऑफ रेफरेंस है, ऑलवेज मेरी वर्डिंग सेम रहती है। जो ए एस भी है, जो हमें शो करती है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक प्रोड्यूसर, एक फर्म प्लान कर रही है कंट्री के लिए। प्लान बॉडी, क्योंकि हर चीज़ ना प्लान्ड वे में यूज़ हो रही है, एक्चुअल वे में यूज़ नहीं हो रही। केन्स ने प्लान्ड को लिया है। दूसरा एक एडी लेवल है जो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऐसा दिखता है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लान्ड एडी है एट विच लेवल? Full employment. एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारा जो एक्चुअल एडी है वो इसको क्रॉस कर गया। ये सेम डायग्राम बनाया था हमने पहले भी। क्यों क्रॉस कर गया? क्योंकि उसके अंदर सी प्लस आई इंक्रीज हो गया, जिसमें आप लेके चलो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो सेम रही होगी, वो तो एक लेवल पे सेम ही रहती है। मे बी गवर्नमेंट इंक्रीज भी करती हो, डिपेंड करता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर की है, उनकी खुद की प्लानिंग है। लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो ऑलवेज बढ़ते बढ़ते हैं। तो अगर हमारा एक्चुअल एडी जो प्रेजेंटली चल रहा है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट एडी को क्रॉस कर देता है, तो एक तो हमारा कंपैरिजन एडी वर्सेस एडी होगा, एडी का एडी के साथ। और दूसरा, अब आप येलो को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब आप क्या याद करो? अब आप एडी और एएस को कंपेयर करो।
अब आप एडी और एएस को कंपेयर करो। अब आपका जो एएस है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ई। पर हमारा एडी एक्चुअल कितना है, E1. नहीं नहीं बेटा, ई वन नहीं, एफ। ई वन तो इक्विलिब्रियम लेवल बताने के लिए है, कि वो जहाँ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वो बता रही हूँ। एक मिनट, हैंग हो रहा है एक्चुअली ना, पीडीएफ का थोड़ा सा हमने ज़्यादा उसको कर दिया। तो ये जो है ना आपको एफ, यही एक सिली मिस्टेक होती है, हम कई बार ई वन के हिसाब से लिख जाते हैं, और वो पूरे का पूरा बेटा इस क्वेश्चन में ना इतना मिस्टेक किया ना स्टूडेंट ने आज तक, मतलब बिना मतलब के अपने 6 मार्क्स कटवाए होंगे, जबकि पता है कि यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यही सेम डायग्राम है, आपको 1 मंथ पहले पता है, तो अब क्या गलती करोगे आप एग्जाम में, यही बनना है हमेशा। एडीएस चैप्टर से स्टार्ट हुआ, मल्टीप्लाई चैप्टर में बना, इक्विलिब्रियम चैप्टर में बना, अब थर्ड चैप्टर में फिर बन रहा है, एक ही डायग्राम है, दो भी नहीं है ना। मैं अगर एक डायग्राम बना के दे दूँ और बोलूँ कि बेटा यही आएगा एग्जाम में, तो बड़ी बात होगी ये, कि एक डायग्राम बना के दिया था सर ने, वही आया, क्योंकि है ही नहीं कोई और। एफ क्या है, व्हाट इज एफ? एफ हमारे करंट एडी की कंडीशन को बता रहा है, सॉरी सिचुएशन को बता रहा है, उसके मेजरमेंट को बता रहा है, कि प्रेजेंटली एफ एम हमारा एडी है, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो एडी लाइन है, एडी जीरो जो है, वहाँ ई है। तो इस ई और एफ का जो गैप है, ई और एफ का जो गैप है, वो क्या शो करता है इकोनॉमी के अंदर, अजी क्या शो करता है, Excess demand. Fixed demand. इन्फ्लेशन गैप। अब आप इस डायग्राम को या इस पार्ट को किसी बुक से पढ़ लो, आप मेरे नोट से पढ़ोगे तो भी सेम मिलेगा आपको, टिया जैन से पढ़ोगे, राधा बहुगुणा से, किसी और बुक से पढ़ोगे, सब में सेम मिलेगा, क्योंकि ये तो मेरी और आपकी थ्योरी है नहीं ना, ये तो केन्स की थ्योरी है। आई कांट से बेटा ये मेरे नोट्स हैं या मेरी बुक है, मैंने तो सिर्फ उसको कुछ अपने वर्ड्स में लिख दिया, केन्स ने हमें ये बोला है, अगर मुझे नहीं भी पसंद तो भी मुझे बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि वो बात पास्ट हिस्ट्री की है। वो ये कह गए कि एफ ई से जितना ज़्यादा होगा उतना कंट्री में समझो महंगाई है, प्राइजेस ज़्यादा हैं, इनकम लोगों की ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन इनकम के हिसाब से तो है ना, जिस कंट्री में सब लोग गरीब हैं, पुअर हैं, उस कंट्री में इन्फ्लेशन कैसे हो जाएगी? क्या वहाँ पे एक घर 5 करोड़ का सेल हो सकता है? नहीं, पर चंडीगढ़ में तो होता है। चंडीगढ़ में आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, कोई भी एक घर, कोई भी एक कोठी 4-5 करोड़ की सेल हो रही होगी। 4 या 5 करोड़ की कोठी मतलब किसी ना किसी की इनकम है जो 5 करोड़ पे करने को रेडी है। डेली बेसिस पे हम देखते हैं बेटा, डील्स होती हैं, आप सुनते हो कि ये घर तो सेल हो गया, ये कॉर्नर कोठी है, 15 मरला कोठी है, तो 15 मरला कोठी, कॉर्नर कोठी, सामने पार्क, ये चंडीगढ़ का बेस्ट लोकेशन सी माना जाता है। तो बेटा 5-6 करोड़ से कम तो आपको मिलेगी नहीं, इसका मतलब 6 करोड़ किसने दिए? अब बोलो सर मेरे पास तो नहीं है 6 करोड़, तो किसी के पास तो है। अब क्योंकि किसी एक पर्सन के पास 6 करोड़ हैं देने को, या किसी एक सेगमेंट के पास हैं, एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हैं, तो इसका मतलब बेटा वो तो खरीदे, वो तो आपको देख के नहीं करेगा ना, कि मैं परचेज नहीं कर, तो वो अगर उसको परचेज कर सकता है 6 करोड़ में, और आप 60 लाख में भी परचेज नहीं कर सकते, तो वो आपके हिसाब से अपनी डिमांड को नहीं रोकेगा, बोलेगा मेरे पास तो पैसे हैं ना, आई विल परचेज। आपके पास 5 लाख की कार हो सकती है, बट जिसके पास 50 लाख की या 1 करोड़ की कार है वो तो परचेज कर रहे हैं ना। इसका मीनिंग क्या है, कि जब इनकम लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि केन्स ने ये कहा है क्लियरली कि मैं डिमांड को इनकम से रिलेट कर रहा हूँ, ना कि प्राइस के साथ। अगर प्राइस के साथ करना है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है,
वो हम ये कह सकते हैं चंडीगढ़ में डिमांड क्या है किसी भी एक प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल। बट हम तो पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो पक्का इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि वहाँ वो चीज़ें हाई रेट पे सेल हो रही हैं, क्योंकि डिमांड अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्रॉस कर जाती है। इसलिए वहाँ पे प्रोड्यूसर को या फर्म को इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए अपने रिसोर्सेज की क्या करनी पड़ती है? ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट। क्या ये न्यू लेक्चर है? नहीं है, हम सिर्फ एक टाइम पास कर रहे हैं, यू कैन से। ये न्यू लेक्चर तो नहीं हुआ। इट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड उस हिसाब से जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो E1 पे बनेगा। तो E1 क्या कह रही है कि अब हमारा जो नया AD है, AD1, वो सेम सप्लाई कर्व AS को नए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज E1, दैट इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वहां पर जो डिमांड है वो एक्सेस डिमांड है, और वहां का इक्विलिब्रियम ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो थर्ड पॉइंट मैं जो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जो इस चैप्टर का पॉइंट नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो मैं समझ गया ये होता है। तो इट मीन्स क्वेश्चन दो तरह से है, डायग्राम सेम है। व्हाट इज ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये एग्जाम में नहीं आता। जो मैंने प्रीवियसली समझाया था आपको, वो एक छोटा सा पार्ट था लास्ट चैप्टर का, ADA चैप्टर का। बट इंपॉर्टेंट क्या है, दैट वन जो आपके सामने है, कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड। तो जहां ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, उसी सिचुएशन में हमारी जो एक्चुअल AD है, FM, वो रिक्वायर्ड AD EM से ज़्यादा होती है। वो जितनी ज़्यादा होती है उसी को हम एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन कैप कहते हैं। मेरी तरफ से बेटा ये पूरा टॉपिक या चैप्टर ओवर है। अब आपको इसे रीड करने हैं अपने लेवल पे। ये देखिए डायग्राम सामने है, पॉइंट नंबर 1। अब जल्दी से इसको रीड कर दो एक बार। हाँ जी, रीड करिए पॉइंट बाय पॉइंट। सर फिर जो मतलब ये जो ये है कंडीशन AD ग्रेटर देन AS, तो उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसपे इक्विलिब्रियम आया था फुल फुल एम्प्लॉयमेंट पे। मतलब जो पॉइंट M है उस पे मतलब कि जो AS है उससे ज्यादा है AD। यस, क्योंकि इसको इस चैप्टर में इस पॉइंट की तो बात ही नहीं हो रही कहीं। मतलब ये पॉइंट शो करना जरूरी नहीं है, वो तो हमने एज ए स्टैंडर्ड शो कर दिया। मेरा तो ये एम ही नहीं है E1 दिखाना। E1 को बिल्कुल भूल जाओ। अब देखो डायग्राम आपको कैसा दिख रहा है। हम सिर्फ क्या दिखा रहे हैं कि OM लेवल पे जितना AD होना चाहिए, एक्चुअल AD उससे ज़्यादा है। सेम पॉइंट OM लेवल पे जितना AS होना चाहिए, क्योंकि बेटा EM जो है, EM वो AD भी है और AS भी है।
क्योंकि वहाँ पे एडीएस अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्वल हैं। जो हमारा ड्रीम सिचुएशन है कि जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई हो, ना ज़्यादा ना कम, जितना खाना खाना है उतना बना लें हम, ना बचे ना कम पड़े, यही चाहते हैं हर घर। प्रॉब्लम कहाँ है? जहाँ खाना ज़्यादा बन गया, डिमांड कम है, फेंकना पड़ेगा, एक्सेस है, क्या करें? या फिर खाना कम है, डिमांड ज़्यादा, ज़्यादातर घर की सिचुएशन ये हो सकती है कि भी डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास सोर्सेस कम है। दोनों ही सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए हमें, लेकिन जो ड्रीम है वो ये है ई। तो इसलिए यहाँ ना पर्टिकुलर ई और एफ की बात हो रही है बस। ई वन को तो मेरे हिसाब से देना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहाँ हम इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं कर रहे। देखो इक्विलिब्रियम चैप्टर ओवर हो गया, अब आपका जो टेस्ट होगा चैप्टर 2 पे, टेस्ट नंबर 2 पे, वो इक्विलिब्रियम लेवल पे होगा। तो वहां मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पहले से बताओ कि टेस्ट में क्वेश्चन कौन सा आना है आपको। एक फॉर्मेलिटी होगा, टेस्ट देना और उसको लिखना। मेरा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या फिर इक्विलिब्रियम लेवल एस्टेब्लिश करो इकोनॉमी का एडीएस अप्रोच के साथ, एसओआई अप्रोच के साथ, बस क्वेश्चन चैप्टर खत्म। 3 क्वेश्चन बन गए। फिर इस बेस पे फिर हम 1 मार्कर एमसीक्यूज वो जितने मर्जी बनाते रहे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कॉन्सेप्ट इतना सही है, लेकिन वो पार्ट वहाँ ओवर हो गया। इस चैप्टर में उसने सिर्फ ये बताया कि हम अपने फुल एम्प्लॉयमेंट से जितना ऊपर, मगर ये चैप्टर किस टॉपिक से रिलेटेड है? जो एडीएस का लास्ट टॉपिक था, गॉट इट? जो मैंने कहा था ये यस सर। यहाँ का नहीं है, माई मिस्टेक यहाँ आ गया है, वो आगे का है, तो वो यहाँ का है, तो होना यहाँ चाहिए। तो वो वहाँ से निकाल दो जब आप रिवीजन करोगे। तो एडीएस चैप्टर जब पढ़ो तो उसको वहाँ से नहीं पढ़ना, वहाँ लिख दो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, एक्स्ट्रा लिख दो वहाँ पे कि नोट टू रीड, वो पार्ट यहाँ का नहीं है। अब उसको वहाँ से कट करके यहाँ ले आओ। तो जब आप एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को स्टडी करोगे, उससे पहले आप अंडर या ओवर एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करो। फिर जब हमें पता होगा तो फिर हम कभी भी ई वन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एफ और ई की बात करेंगे कि हमारा जो एक्चुअल एडी है वो रिक्वायर्ड एडी से ज़्यादा है, एफ एम ई एम से ज़्यादा है। और जितना वो ज़्यादा है उस गैप को ही हम एक्सेस डिमांड बोल रहे हैं, और उस गैप को हम ई एफ बोल सकते हैं या एफ ई बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और इसी गैप को एक्सेस डिमांड कहते हैं और इसी गैप को इन्फ्लेशन गैप कहते हैं। फर्स्ट 3 पॉइंट्स में डाउट है किसी का? नो सर। फोर्थ फिफ्थ सिक्स को ओके करो। मेरा वर्क तो हो गया है आपके साथ, डन है, आई हैव डन। अब आपको देखना है कितना समझने आया। अब ये जो पॉइंट है, ये तो हमारा कोई पॉइंट ही नहीं ना इस टॉपिक का। ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये इन्होंने जस्ट उस पार्ट को इग्नोर करते हुए कि यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को समझाया जाए जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये पॉइंट एग्जाम में अगर नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। वो एक ऑथर का अपना ओपिनियन है कि भी मैं इस पॉइंट को यहाँ भी कवर कर दूँ, बिकॉज स्टूडेंट को समझ आ जाएगा कि एक्सेस डिमांड वाले डायग्राम में ही हम ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ फिर ई वन और ई की बात करनी पड़ेगी। ई वन और ई में कोई गैप वाली बात नहीं ना। देखो ये थोड़ी कि यहाँ में हम कोई गैप देख रहे हैं, डायगोनल गैप देख रहे हैं। ये तो हम एक लेवल बता रहे हैं कि इंटरसेक्शन है, वो तो कहीं भी हो सकती है। जैसे मान लो ये डायग्राम है कोई भी, ए डी ए एस मान लो, ऐसे बनाता मैं सिंपल तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स के ट्रेंड से।
तो डिमांड को डी डी, सप्लाई ऑफ एसएस होती। अब डिमांड को डी डी जो है वो इधर हो जाए, इधर हो जाए, कहीं भी कट करेगी, कट तो करेगी ना वो एसएस को। ये सब जो आप ऑलरेडी कर चुके हो माइक्रो में। तो ये जो पार्ट है ये इक्विलिब्रियम के ऊपर था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सॉरी बाय मिस्टेक बोल दिया, प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर था कि इकोनॉमी के अंदर क्या है सिचुएशन, डिमांड कब ज़्यादा है या सप्लाई कब ज़्यादा है। तो वो माइक्रो के स्टाइल से था, ये ऑल ओवर इकोनॉमी के स्टाइल से है। तो जब इक्विलिब्रियम की बात है कि वहाँ ई और ई वन की तरफ जाना है, बिल्कुल क्लियर रखो, मैंने अपने आप को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि मुझे ई और ई वन की बात कब करनी है, जब इक्विलिब्रियम की बात करनी है। उस पार्ट को चाहो तो कट कर दो, इस पॉइंट से चलेगा, आगे सेम है। जो ए डी ज़ीरो है वो डिज़ायर्ड है, वो हम चाहते हैं। ए डी वन एक्चुअल है, अब एक्चुअल रिक्वायर्ड से ज़्यादा है तो ज़्यादा है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं, वो तो इकोनॉमी के अंदर पब्लिक की डिमांड है। अब पॉइंट आता चले ना आगे, क्लियर है ना। यस यस हाँ जी, तो डिटेल वर्क यस में सर। ये हुई क्या, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। अब तो सिंपल है, कॉज क्या है इसका, सिंपल सी बात है, डिमांड कौन लोग करते हैं, भी देखो डिमांड हाउस होल्ड सेक्टर करता है, मैरिजेस के अंदर पैसा खर्च किया ज़्यादा ज़्यादा, ऐसा हो ही रहा है ना आज की डेट में। क्या देखता हूँ, कोविड है, लोग परेशान हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक बंदा अपना घर बना रहा है और घर में नजायज़ पैसा लगा रहे हैं बिना मतलब की। बड़ी बड़ी मैरिज पार्टीज, अभी मुझे भी फेब 6 को एक मैरिज पार्टी में जाना है सपोज। अब वो मैरिज पार्टी बहुत बड़े एक पैलेस में हो रही है, बहुत बड़े पैलेस में हो रही है ना, वन ऑफ द बेस्ट मैरिज होनी चाहिए आई थिंक। तो अब वो पैसा लगाया जा रहा है, तो तो जब ऐसा करोगे आप, डिमांड तो बढ़ेगी ना। क्या ज़रूरत है, जब हम सब लोग परेशान हैं तो उस पैसे को हम चैरिटी में भी डाल सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई, अगर हम 50 लाख रुपए वहाँ डाल दें, क्योंकि वहाँ सब लोगों को पूरे एक साल के लिए खाना खिला दें, तो 50 लाख तो बहुत है किसी को पूरा साल खाना खिलाने के लिए पूरी कम्युनिटी को। और यहाँ 50 लाख में सिर्फ एक डिनर सर्व किया जाएगा, बहुत वैरायटी होगी, इतना मुझे खाना भी नहीं है, इतना कुछ होगा, मैं वेस्ट भी करके आऊँगा काफ़ी कुछ। तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है, एक नाइट का 50 लाख खर्च करना। 50 लाख में मैं पूरी इकॉनमी के गरीब लोगों को या पॉवर्टी लाइन से नीचे वालों को पूरा साल खाना खिला सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मानेंगे नहीं, जिसके पास पैसा है वो तो करेगा करेगा खर्च। तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है। प्रोड्यूसर, अब वो बिजनेसमैन भी है बेटा, जिसकी मैरिज पार्टी में हम जा रहे हैं, अगर वो बिजनेसमैन है और प्रोड्यूसर है तो बेटा उसकी फैक्ट्री, उसका शोरूम, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी उसकी। वो मुझे बोलेगा सर ऐसा है, हमने एक नई फैक्ट्री और लगा ली है, तो वेरी गुड, अच्छी बात है, लगाओ। और वहाँ से जो हमने कमाया वो हमने मैरिज पे लगा दिया बेटे की। ये दो एग्जाम्पल मुझे सुनने को मिलती हैं, सर हमने एक नई फैक्ट्री लगाई, बहुत प्रॉफिट हुआ हमें, और उस पैसे को हमने मैरिज पे लगाया, 2 करोड़ लगा दिए मैरिज पे हमने, बहुत बड़े पैलेस में की। तो पैसा कमाया, वहाँ पे खर्च हो गया। इन दोनों से क्या हुआ, हमें जो समझ आ रही है बात, कि एक्सपेंडिचर दोनों ही ज़्यादा कर रहे हैं। प्रोड्यूसर का काम है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना, और हाउस होल्ड सेक्टर काम है पैसा उड़ाना, इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे मुझे गवर्नमेंट भी कम नहीं है, वो वैक्सीनेशन लगा रही है फ्री में, क्या नीड है लगाने की। मैं अगर गवर्नमेंट की जगह पे होता, अगर डिसीजन टेकर मैं होता, तो मैं कभी भी कोविड वैक्सीन फ्री नहीं करता, ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 700 900 चार्ज करने देता, दोनों में ही गलत हो रहे हैं। बेटा क्या आपके पास 100 रुपीज़ नहीं है वैक्सीनेशन लगाने के, टेल मी। एक ऐसा पर्सन बताओ हमारे इंडिया का जो हैंड रेस करेगा, टेल मी। क्या कोई भी ऐसा पर्सन है इंडिया का, सबसे पुअर से पुअर भी लगा लो, क्या उसके पास 100 रुपये भी नहीं है। या तो अगर तुम बैगिंग भी कर लो ना, बैगर भी हो, तो भी 2 दिन में तेरे पास 100 रुपये आ जाएंगे, तुम वैक्सीनेशन पे लगा। बैगर्स को भी फ्री वैक्सीनेशन की नीड नहीं है, क्योंकि वो अगर एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो चल जाएगा ना काम उनका भी। इससे गरीब तो कोई नहीं होगा कि सर आई एम बैगर, तो फिर आपसे गरीब तो कोई नहीं है, तो भी उनको भी 100 रुपये खर्च करने की नीड नहीं है। बट गवर्नमेंट करती है सिर्फ
पॉलिटिकल फैक्टर के कारण कि हाँ हम आपकी केयर करते हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें वोट चाहिए, तो मैंने वोट डालनी है अब गवर्नमेंट को, क्योंकि उसने मुझे 100 रुपीज़ की वैक्सीनेशन फ्री कर दी, जबकि ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं 100 रुपीज़ खर्च कर सकता हूँ, अपनी, वो भी अपनी सेफ्टी के लिए करना है मैंने, अपनी फैमिली के लिए। तो सबके पास पैसे हैं बेटा, 5 मेंबर्स के लिए 500 रुपये खर्च करने के लिए। तो गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, अननेसेसरली कर रही है। और फिर पॉलिटिशियंस या डिप्लोमेट्स और ऑफिसर्स के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है बिना मतलब के, क्या ज़रूरत है उनके ऊपर इतना पैसा खर्च करने की, बट हो रहा है, कुछ चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं। तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये सारा फालतू हो रहा है। एक्सपोर्ट, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर क्या होगा, हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर को गुड्स सेंड करेंगे, है ना, परचेज तो नहीं करेंगे। तो जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे अपना, तो हमें पहले प्रोडक्शन करनी भी तो पड़ेगी, खर्च भी तो करना पड़ेगा। हमारी कंट्री का एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं हो गया, बाद में ठीक है एक्सपोर्ट रिसीट्स आएंगी, उससे हमें फॉरेन करेंसी अर्न करने का एक चांस मिलेगा, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स जैसी बातें समझ आती हैं। आगे जाके आपको पता है यूनिट्स में, सिलेबस में ये चैप्टर्स होते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके टर्म 1 में। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। सपोज आज मैंने एक नेबर को बोला अपने कि आज डिनर आपको हमारे पास करना है, मैंने अपने नेबर को, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, मैंने उसको बोला कि आज आपका डिनर हमारे पास है। तो मेरी फैमिली का एक्सपेंडिचर बढ़ गया या नहीं, बढ़ गया। वो बात की यस। बात है कि जब वो हमारे घर डिनर पे आएगा तो फ्रूट्स भी लेके आएगा, आते हुए पक्का आएगा, ऐसा तो है नहीं बेटा वो खाली हाथ आ जाए, ही विल। ये ट्रेडिशन हमारे इंडिया में कि जब हम किसी घर जाते हैं हम कुछ लेके जाते हैं, स्पेशली जो खाना खाने जा रहे हैं तो मतलब ही नहीं हम खाली हाथ चले जाएं, कुछ ना कुछ तो हम लेके जाएंगे, गिफ्ट, फ्रूट्स या कोई कैश, समथिंग, ये पक्का देकर आएंगे उनके पास। तो ये वो बात की बात है कि उनसे क्या आएगा, पर एक बार अपने घर से खाना बना के अगर मुझे साथ वाली कंट्री को खिलाना पड़े, मेरा तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो जितना हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, ये सारे के सारे फैक्टर्स हम एडी के अंदर पढ़ चुके हैं। एडी के कंपोनेंट्स हैं कि नहीं सारे ये बताओ, नया चैप्टर, नया टॉपिक क्या मिल रहा है आपको, मेरे लेक्चर की जरूरत ही नहीं है, आप खुद भी पढ़ो तो सब चैप्टर समझ आ जाए, इतना ईजी है। तो एडी का जो भी कंपोनेंट है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर, C&I, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ एक्सपोर्ट की बात हो रही है, और जब एक्सेस डिमांड होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ दैट। ये बात आप समझने वाली है बेटा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन 3 मार्क्स, कि एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या होता है। फर्स्ट में रीड करो, फिर आपको समझाता हूँ मैं। अब ये देखो, ये एक पॉइंट है जो आपको समझना है। जब ऑलरेडी हम फुल एम्प्लॉयमेंट कर चुके, तो क्या चांस है, आप क्या उसके आगे अपने सोर्सेज एम्प्लॉय कर सकते हो, बताइए। नो सर। पर हम यहाँ पे समझते क्या हैं, कई बार गलत समझते हैं, हमें लगता है कि हम OM से आगे बढ़ रहे हैं, ये OM1 तक नहीं। ये एक डायग्राम हमें शो कर रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा। पूरा जो प्रेशर है ये वाला, ये इन्हीं सोर्सेज के ऊपर आ रहा है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास मैक्सिमम 10 आवर्स हैं टीचिंग के, क्योंकि 14 आवर्स तो मुझे अपने लिए चाहिए ना, मेरी अपनी लाइफ है, मेरे अपने वर्क्स हैं, मुझे 8 आवर्स रेस्ट भी तो करना है, 6 आवर्स मुझे अपने वर्क भी करने हैं। मैं 8 आवर्स रेस्ट करके 16 आवर्स टीच कैसे करूँगा बेटा, मैजिक थोड़ी ना ये। तो किसी भी टीचर के पास, डॉक्टर के पास 10, चलो ज़्यादा टाइम लगाना है तो 12 घंटे हैं, हाफ डे लगा लो आप,
12 घंटे से ज़्यादा मेरे पास नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद आपकी बात भी हो रही है, आपके पास 12 से 15 घंटे ही हैं पढ़ने के लिए। अब अगर मैं आपको आज एक होमवर्क दे दूँ कि जो 18 घंटे का है, तो प्रेशर पड़ेगा कि नहीं आपके इन 12 घंटे पे? तभी 12 घंटे ही है ना, सोना तो पड़ेगा ही आपको। आपको बाकी सारे वर्क तो करने ही होंगे ना। आपको लाइफ सरवाइव करने के लिए फैमिली के साथ चलना ही पड़ेगा। आप 24 आवर्स कैसे पढ़ सकते हो? 18 घंटे कैसे पढ़ सकते हो? तो होगा क्या, जब मेरी डिमांड 18 घंटे की आएगी और मेरे पास 12 घंटे हैं, तो मैं यहाँ पे कहना शुरू कर दूंगा कि मेरे रिसोर्सेज का ओवर एम्प्लॉयमेंट का टाइम आ गया है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर जो मेरे पास रिसोर्सेज थे, चलो 10 नहीं 12 थे, 12 नहीं चलो 15 थे, मैं अगर ऑलरेडी लगा चुका हूँ, वो ऑलरेडी लगा चुका हूँ, उसी को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि उस टाइम मैंने क्या किया, अपने रिसोर्सेज को फिर यूज़ करना शुरू कर दिया मैक्सिमम, जितने वो लगा सकता हूँ मैं। मेरे पास एक फैक्ट्री में 10 मशीन्स हैं, तो पहले 4 या 5 चल रही थी, फिर 6 7 8 9 10 हो गई। अब 10 से ज़्यादा मैं कहाँ करूँ? गवर्नमेंट कहती है आज ही वैक्सीनेशन बनाओ, कैसे बनेगी? 10 मशीन ऑन कर चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैजिक करूँ क्या? 10 मशीन्स ऑलरेडी ऑन है, वैक्सीनेशन बन रही है, टाइम लगेगा। बट क्योंकि प्रेशर आ गया, तो मैंने उठा के प्राइस बढ़ा दी। बस सिंपल सा फंडा है। तो जब आपके पास एक लिमिटेड सोर्सेज हैं और ये लिखा गया इकोनॉमी में कि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे आप ऑलरेडी हो, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज ओएम। अब क्योंकि डिमांड, ये लिख रहे हैं ना, कुछ गलत तो लिख रहा कुछ भी, कोई भी टीचर कोई भी बुक, वो यही लिख रहा है कि एग्री डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा है, तो वहाँ ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। बट ये लिखने की बात है, क्योंकि हमें अपना इक्विलिब्रियम शो करने के लिए ओ एम से ओ एम वन तक जाना पड़ता है। बट पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको वैसे उस टाइम समझाया नहीं था, अगर हमारी ए एस कर्व है, ए एस कर्व, वो एक लेवल पे आके, मान लो ये एस कर्व है, ये ऐसे जा रही है, बट एक लेवल पे जाके ये वर्टिकल हो जाती है। अब ये ग्रेजुएशन में आएगा आपको ये वाला पार्ट ना, तो वहाँ जाके ए एस कर्व जो है वो ऐसे ऐसे बन जाती है कि इससे ज़्यादा मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकता। डिमांड आते आती आने दो। अब जब डिमांड ज़्यादा आएगी, रिसोर्सेज ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड हो चुके हैं, तो मैं अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नो। अब ये आपके एमसीक्यूज बन जाते हैं कि एक्सेस डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, नो। लिखा ना, डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो फिर क्या होगा, क्या आउटपुट बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सोर्सेज फुली यूटिलाइज कर, मैं 15 घंटे ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, और उससे मैं 10 बैच निकाल रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या करूँ? मान लो मुझे किसी ने परचेज कर लिया, कोई इंस्टीट्यूशन मुझे परचेज भी तो कर सकती है ना, जैसे टीचर्स को, प्लेयर्स को परचेज नहीं करते हम आईपीएल के अंदर, तो फिर जैसा कहते हैं उनको वैसा करना पड़ता है। अगर मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर हायर कर ले, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि सर देखो, पैसे वो जो आप बोलो, टाइम और क्लासेस जो हम बोलें, तो मैंने अपनी प्राइस बता दी कि मेरे को इतना पैसा दो, मैं आपके लिए फुली डेडिकेटेड हूँ, मैं अपना कोचिंग सेंटर नहीं रन करूँगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल दूंगा यहीं पे पढ़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आई एम हेयर फॉर यू। अब 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे ऑलरेडी मैं दे रहा हूँ उनको, और उनके 10 बैच पढ़ा रहा हूँ। ऐसा होता है ना, जब हम टाई अप कर लेते हैं कहीं पे ऑनलाइन क्लासेस में, टीचर जैसे इस टाइम कई ऐप्स के ऊपर पढ़ा रहे हैं, कई लर्निंग एजुकेशन ऐप्स हैं, वहाँ मेरे को हायर कर लिया जाता है, और मैं अपना 10 से 15 घंटे का टाइम वहाँ पर देना शुरू कर देता हूँ। अब मेरे को कहा जाता है कि सर और डिमांड आई है, तो मैं बोलूँगा ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, इससे ज़्यादा क्या करोगे आप? बोलते नहीं ऐसे डायलॉग कि बच्चों की जान लोगे क्या? इससे ज़्यादा क्या कर लोगे अब आप? तो मैं आउटपुट नहीं बढ़ा सकता, मेरी तो ना है। ठीक है जी, एक लेवल पे आके हाथ खड़े हो जाएंगे आपके, आप सरेंडर कर दोगे अपने आप को कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकता अब, इससे ज़्यादा नहीं। आपको भी अगर बोला जाए कि बेटा आज सारा कुछ करो, मैथ्स टीचर ने बोल दिया मेरा होमवर्क करो, मैंने बोल दिया कैश फ्लो का होमवर्क करो, मैंने बोल दिया मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करो, बोलने वाला तो बोल जाता है,
क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ इकोनॉमिक्स का, मुझे अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। अकाउंट्स के बैच में मुझे इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज से, मैथ से मतलब, लेकिन बच्चा तो एक ही है। वो तो आज मैथ्स ट्यूशन भी जा रहा है, कल जा रहा है, या तो देखा जाए तो स्कूल भी बोल देता है 2 बजे तक पढ़ाने के बाद बेटा कल तक ये होमवर्क होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट कहाँ जाएगा? 2 बजे के बाद तो ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स पे है, और रात को 8 बजे के बाद जब घर आता है तो वो किसका होमवर्क करे? तो आपकी ये कंडीशन कई बार ये एक सामने आती है, जो ये कहती है कि ये ऐसा टाइम आ गया जब स्कूल, कोचिंग सेंटर सब लोग अपना पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, पर मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो एक ही हूँ। तो आज मैं कैश फ्लो के क्वेश्चन करूँ कि रिटायरमेंट की थ्योरी पढूं, या मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस करूँ, या मैं मैथ्स का होमवर्क करूँ, फिर इंग्लिश का और फिजिकल एजुकेशन तो अभी अलग से पढ़े हैं। तो इट मीन्स डिमांड बढ़ गई बेटा आपकी। यू आर इम्पोर्टेंट ना यहाँ पे। ये भी तो सोचो कि आप इम्पोर्टेंट हो गए हो यहाँ, नहीं तो वेले बंदे को कौन पूछता है? अब यहाँ आपकी इंपॉर्टेंस है, आपकी डिमांड बढ़ गई। अकाउंट टीचर भी आपको बुला रहे हैं, इकोनॉमिक टीचर भी आपको बुला रहे हैं, तो आपकी डिमांड तो बढ़ गई, पर सोर्सेज आपके पास कम है। तो ये सिचुएशन आप कैसे भी समझ सकते हो, मेरी या आपकी, दोनों की एक ही बात है। इससे पूरी इकोनॉमी की सिचुएशन समझ आएगी। मैं अगर बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में जाऊँगा तो शायद आपको वो उतना लेवल ना मिले अंडरस्टैंडिंग का, जो हमें यहाँ से समझना है। बाकी तो लिखा हुआ है बुक्स में, वो तो समझ आ ही रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ पाएगी एक लेवल के बाद, जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। आउटपुट भी नहीं बढ़ पाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा? मेरे पास क्या है बेटा? बस एक ही स्टाइल है जो हर किसी के पास होता है। वो क्या करेगा? प्राइसेस बढ़ा देंगे। प्राइस बढ़ा, सिंपल। क्योंकि जो ट्यूशन आज आपको 25,000 मिल रही है, वो 35,000 में भी मिल सकती है। हो सकता है कोई ट्यूशन 40,000 प्राइस भी हो, मे बी आप पे कर रहे हो, या मे बी आगे आके पे करो, मे बी 1 लाख रुपीज़ भी पे करो आप आगे आके। तो प्राइजेस ही बढ़ेंगी। तो 1 लाख रुपीज़ लेने वाला भी आपको 1 से 1.5 घंटा पढ़ा के क्लास बंद कर देगा कि ओके बेटा आज के लिए इतना ओके है, अब परसों मिलेंगे, यहाँ तक का होमवर्क करके आना है। 1 लाख फीस लेकर भी मैंने यही बोलना था आपको, याद रखना। अभी मेरे ऊपर है, मैं अपनी फ़ीस को 25,000 से 30 कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है। इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस, जैसे मुझे हमारे एक नॉन है, कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है। वो मुझे ऑलवेज बुलाते हैं कि सर आप कहाँ चंडीगढ़ में बैठे हो, जब आपका इतना कुछ आप, क्योंकि वो मैं उनको भेजता हूँ अपने लेक्चर यूट्यूब पे, हर चीज़ शेयर होती है। तो उनका ये कहना है कि सर मैंने आपके लेक्चर सुने हैं, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन दी स्टूडेंट्स ऑन चंडीगढ़, ऑन योर ओन कोचिंग सेंटर? उनके लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं ना, वो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप हो या इंस्टीट्यूट। उनका डायलॉग ये होता है, वो कहते हैं सर हमें ज्वाइन करो, आप दिल्ली में आ जाओ, ज्वाइन करो हमें, और यहाँ पे जो प्राइस है हम 50,000 से कम लेते नहीं। तो अब उन्होंने पूछा सर आपकी इकोनॉमिक्स की फ़ीस कितनी है? आई सेड 24,000। कहते क्या 24,000? इसमें तो हम 6 मंथ ज़्यादा पढ़ाई ना बच्चों को, पूरा साल आप कैसे टीच कर रहे हो? तो अब वो चंडीगढ़ की इकॉनमी और दिल्ली की इकॉनमी में डिफरेंस है। दे सेड कि सर हम कम से कम 40 to 45,000 चार्ज करते हैं, +2 इकोनॉमिक्स का। सीबीएसई का पेपर आपके बच्चे भी देंगे, हमारे बच्चे देंगे, डिफरेंस तो कोई है नहीं क्योंकि पेपर तो सेम बनना है। डिफरेंस ही दिल्ली का है। फिर मैंने एक बात की, मेरा कोई फ्रेंड है, वो राजपुरा में है, उसका कोचिंग सेंटर है। वो बोलता है कि सर हम लेते हैं 12,000 रुपये। अब बेटा देखो क्या हो रहा है, 12 का 25 हो गया, 30 हो गया चंडीगढ़ में, दिल्ली में जाके यही 30 का 40-45 हो गया, मुंबई में यही 60-70 हज़ार हो गया। तो किसका डिफरेंस है? बता सकते हो? क्या आपको लगता है कि अगर मैं मुंबई में पढ़ाऊंगा तो मैं 5 घंटे पढ़ाऊंगा डेली मैक्रो इकोनॉमिक्स? टेल मी। तो भी तो मेरा लेक्चर 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का तो होगा ना। पर वहाँ प्राइजेस बढ़ा दी जाएंगी। रीज़न, क्योंकि वहाँ जितना मेरा एम्प्लॉयमेंट लेवल है, मेरी आउटपुट करने की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वो बड़ी सिटीज़ हैं। चंडीगढ़ सिटीज़ में नहीं आता है, ये तो हमें लगता है चंडीगढ़ इज़ ए सिटी। चंडीगढ़ को, आउट ऑफ चंडीगढ़ अगर मैं दिल्ली मुंबई में जाके बोलता हूँ, वो चंडीगढ़ को एक विलेज बोलते हैं, विलेज। जहाँ पर आज भी टीचर वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, चौक पे पढ़ा रहे हैं, सिंपल लिखवा रहे हैं। कई टीचर आज भी लिखवाते हैं कॉपीज़ पे, है ना, वो अपने नोट्स भी हैंड रिटन देते हैं। मतलब आज की डेट में चंडीगढ़ में भी है ये चीज़। तो वो कहते
यू आर नॉट दैट लेवल, आपके चंडीगढ़ का लेवल हमारे दिल्ली के लेवल पे नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ का लेवल कम हो गया। तो जब मैं दिल्ली में जाऊँगा सपोज, तो ये चीज़ वही रहेगी, ये चीज़ वही रहेगी, सिर्फ क्या बढ़ेगी मेरी प्राइस, क्योंकि वहाँ डिमांड लेवल से ज़्यादा है। और अगर मैं किसी विलेज में कि बेटा ओके मैं ना एक विलेज में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो वहाँ जाके क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा? सर डिमांड कम हो जाएगी हाँ, मैं तो चंडीगढ़ प्राइसेस से एक विलेज में चला गया, बड़े रिमोट एरिया में है, वहाँ मुझे पूरा शोरूम 3,000 के रेंट पे मिल गया। चंडीगढ़ में वही शोरूम मेरे पास 60,000 के रेंट पे है। तो फ़र्क तो बहुत पड़ गया बेटा, 3,000 और 60,000 में। तो मैंने एक विलेज में बड़े रिमोट एरिया में एक शोरूम सा ले लिया 3,000 में, बना दी 2 क्लासरूम। अब वहाँ पे क्या होना है, वहाँ क्योंकि वहाँ के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, मतलब ही कॉमर्स लेके पढ़ते, वो तो इलिटरेट लोग हैं, वो तो वहाँ पे वो तो पढ़ते ही नहीं है, वहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल में कॉमर्स ही नहीं है। तो वहाँ डिमांड इतनी कम हो जाएगी कि 10,000 फीस भी ज़्यादा मानी जाएगी एक विलेज के अंदर। तो वहाँ के लोगों को बोल दिया जाए 40,000, बोले ये 40,000 क्या होता है, 5-7 हज़ार की बात करो तो फिर सोच लेते हैं बच्चों को भेजना नहीं भेजना। तो ये सारी एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि ये चैप्टर हमारे कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा लेवल मैंने ऑलवेज ये ट्राई किया कि आगे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आज प्रेजेंट को मैं हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। आज तो पता है ये क्वेश्चन याद करके आप 6 मार्क्स ले लोगे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उस बात पे खुश मत होना कि 6 में से 6 आ गया आपके, वो कोई इंटेलिजेंसी का प्रूफ नहीं है कि इस क्वेश्चन को याद करके वहाँ लिख दिया। हम तो टॉपर उसी को मान लेते हैं ना जिसके 100 मार्क्स आए, नो, इसके एक एक वर्ड से कितनी नॉलेज है आपके पास। तो इम्पैक्ट ऑन प्राइजेस क्या आ रहा है, ये प्राइजेस बढ़ने वाली हैं क्योंकि मेरी डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने अपने पैशन से आपको बता दिया। इसके बाद पूरा चैप्टर आपको आता है, ये पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि डेफिशिएंट डिमांड क्या है। फॉर एग्जांपल रीड कर लो, मुझे बता दो कोई डाउट है तो, सो फटाफट। 1 मिनट बेटा, फटाफट इसको रीड करो पहले, फिर बात करते हैं 1 मिनट बीच में। इफेक्ट बना हुआ है ना दिमाग में आपके, चेक करो आप। स्पेलिंग आते हैं लेस के, LESS आते हैं सबको? यस एक्सेस के स्पेलिंग क्या थे, बस, और क्या डिफरेंस है? अगर डेफिशिएंट डिमांड है, डिफ्लेशन गैप है, तो वहाँ हमारी वही एक्चुअल एडी कम होगी रिक्वायर्ड एडी से, या एएस से कम होगी, खत्म होगी बात। जिसको स्टार्ट करने में 20 मिनट लगे थे मुझे, वो तो 20 सेकंड में भी नहीं चाहिए अब हमें, आता है। बस मुझे लेस वर्ड यूज़ करने हैं, बाकी मुझे सब आता है। इसका मतलब मेरी डेफिशिएंट डिमांड कहाँ है, एक गैप है, जितना एडी अपने रिक्वायर्ड एडी से कम है, ऑटोमेटली अब मेरा जो एडी दिखेगा आपको, वो आपको ये वाला दिखेगा, वो अपने रिक्वायर्ड एडी से बहुत नीचे है ना नीचे। और जितना आपको, अब आप इसको मत देखना, ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपका, क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं हमारा, हमें तो ई और एफ की बात करनी है। और जब ऐसा होगा तो एक्चुअल इफेक्ट आएगा सामने, एक्सेस डिमांड से तो कुछ होता नहीं। देखो वहाँ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हुई, आउटपुट इंक्रीज नहीं हुई, सिर्फ उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया गया, प्राइस बढ़ा दी गई। तो यही सेम लेक्चर, यही सेम हार्डवर्क, यही सेम कंसर्न मैं अगर इतनी ऑनेस्टली दिल्ली में दूं, तो वहाँ वही फीस ज़्यादा हो रही है, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तब भी मैं उतना ही पढ़ाऊँगा, एम्प्लॉयमेंट सारा समझा दिया आपको। लेकिन अगर यही दूसरे एरिया में चला जाए, रिमोट एरियाज़ में चला जाए कॉन्सेप्ट, तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। इसलिए बेटा, चाय 100 रुपीज़ की सेल भी हो रही है, एक कप चाय, एक कप चाय 20 रुपये का भी है, और एक कप चाय आपको 8 रुपीज़ का भी मिलेगा, चाय वही है, बनाने वाले ने सोर्सेज वही यूज़ किए हैं। अगर आपको 500 रुपये की चाय पीनी है तो भी एक एड्रेस बता देता हूँ, वहाँ जाके पी लो, हमारे इंस्टीट्यूट के नीचे 10 रुपये में मिलती है। आपको 7 रुपीज़ चाहिए, मैं वो भी एक एड्रेस बता सकता हूँ। व्हाट्स डिफरेंस, कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं, कि एक 5 स्टार होटल का स्टैंडर्ड क्या है और एक एक
तो रोड पे खड़े होकर चाय पीने का स्टैंडर्ड, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, चाय की बात कर रहा हूँ जस्ट। मेरा मेन प्रोडक्ट है 1 कप ऑफ टी, मुझे उसको पीना है, उसके अलावा कप कैसा भी हो, प्लेस कैसा भी हो, मेरी मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो चाय है, ना कि उसके बाद की चीज़ें जो चाय के अंदर है ही नहीं। तो इसलिए जहाँ पर डिमांड अपने रिक्वायर्ड लेवल से नीचे चली जाएगी तो उसी गैप को डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन गैप कह दिया जाएगा। ठीक है, अब वाक्य आपको रीड करना है, फिर उसके पॉइंट्स होंगे। सेम है बेटा, सब सेम है, इनको पढ़ते रहो, अब कोई डाउट है बताते रहो साथ साथ में। यस तन्वी। तो जब हमने एक्सेस डिमांड में पढ़ा तो ये मतलब अगर जो वाले पॉइंट होगा जब एक्सेस डिमांड होगी तब हम और ज़्यादा कोई रिसोर्सेज एम्प्लॉय कर नहीं सकते हैं। तो सर जैसे जो हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है अब एक डिमांड पे एक्सेस होगी तो उसको मीट करने के लिए एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि हमने उसको ओवर नहीं आएगी ना यूटिलाइज बेटा, कर मैं लिया। प्राइस बढ़ा दूंगा ना, बात एक ही है। जैसे मान लो मेरे क्लासरूम की कैपेसिटी 40 स्टूडेंट्स की है और मेरे पास एडमिशन के फॉर्म 60 आ गए। अब बताओ 40 की क्लास में 60 कैसे बिठाएंगे, मुझे एक तरीका बताओ। मेरे पास 40 चेयर्स हैं क्लास में या टेबल्स पे 40 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 60 या 70, कई बार तो ऐसा होता है 100 बच्चे अप्लाई कर देते हैं एक कॉलेज के लिए। अब एक कॉलेज में 40 सीट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, तो तनवीर एक तरीका बताओ मैं अपनी आउटपुट कैसे बढ़ाऊँ, टेल मी। मैं 40 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट 100 स्टूडेंट को एडमिशन कैसे दे सकता हूँ, कोई आइडिया है माइंड में? नो सर। अब मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मल कॉलेज की फ़ीस 15,000 होगी, मेरे कॉलेज की फ़ीस 50,000 से कम हो ही नहीं सकती कभी भी। क्या 100 स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहेंगे यहाँ पे? नो सर। 100 अप्लाई जरूर करेंगे, एडमिशन 40 को देनी थी हमने, लेकिन इसमें से 60 स्टूडेंट्स वो वाले जो थोड़ा नखरा करते हैं, कितनी फीस, इतनी फीस कौन लेता है, वो तो चले ही जाएंगे ना यहाँ से, वो चले जाए मुझे चाहिए भी नहीं, आपको नई एडमिशन लेनी, यू में गो, ऐसा होता है ना बिहेवियर जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो। अब वो तो इतनी फीस तो हम बनती नहीं, बोलेंगे सर आपको किसने बुलाया है, यू में गो आप जाओ, जो पे कर रहा है वो तो पे कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी 40 स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, वो तो एक सीट हमारी खाली हुई थी, तो हमने आपको कॉल किया, आपको नहीं चाहिए तो जाओ, अभी 1 घंटे बाद ये सीट भी खत्म हो जाएगी, तो बताओ वहाँ बैठ के तुम एडमिशन लोगे कि नहीं लोगे, क्योंकि आपको चाहिए ना वहाँ एडमिशन। आपके बेचारे पेरेंट्स वहाँ जाके 50,000 देकर आएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इतनी हिम्मत ही नहीं उनकी वहाँ से वापस मुड़ जाएं, कि अगर आपको एडमिशन चाहिए और बेस्ट कॉलेज है वो, और वो 50,000 और 15,000 के डिफरेंस को देखेंगे, नहीं देखेंगे, गाड़ी बेच देंगे, गोल्ड बेच देंगे, लोन ले लेंगे, बहुत से सोर्सेज है बेटा पैसा कलेक्ट करने के, बट आपको एडमिशन दिलाएंगे वहाँ अगर मिल रही है, क्योंकि यू आर द लक्की वन ना, 60 में से आपका नंबर आया है, और ये होने वाला है आपके साथ अभी अगले साल, कमिंग ईयर में आपके साथ होने वाला है। आप बोलोगे सर मुझे यही कॉलेज चाहिए, मैं उसका नेम तो नहीं लिखूंगा, मान लो मुझे यही कॉलेज चाहिए, मुझे ये वाला कॉलेज मिल तो रहा है लेकिन मैं चाहता नहीं इसमें जाना, मुझे तो यही चाहिए, इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं सर पेरेंट्स मैनेज कर लेंगे, पर मुझे यही चाहिए, ये बेस्ट कॉलेज है मैंने नाम सुना है इसका, फीस मैनेज हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो पेरेंट्स कहते कर लेंगे कहीं ना कहीं से सिस्टम, या पैसे हैं उनके पास, तो ऑटोमेटिकली सीट उतनी ही होगी उस कॉलेज में, वो सीट्स ना बढ़ाकर फीस बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा, कुछ एक डिजर्विंग स्टूडेंट जो उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे एज पर देयर रिजल्ट, क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं कर रहे कि इतने महंगे कॉलेज में तुम्हें पढ़ना, तो ना चाहते हुए भी तुम्हें बैकफुट पे आना पड़ेगा, बैकफुट पे आना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक फिर आपके लिए शायद गवर्नमेंट स्कूल बचेगा, गवर्नमेंट कॉलेज बचेगा, क्योंकि शायद उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए वो तैयार नहीं, जबकि आप तो इंटेलिजेंट थे, आपको मिल जाती है एडमिशन वहाँ पे, 98% मार्क्स लेके आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट आप फिर भी नहीं लोगे मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पर ये इशू आ जाएगा। कभी भी अगर तुम ध्यान से देखो इस डायग्राम को, वही क्या बता रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज हो रही है, प्रोड्यूसर को अपने रिसोर्सेज कम करने पड़े, ये तो एक्चुअल सीन है, क्योंकि ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है। अब अगर उसी कॉलेज में 40 सीट्स हों और 25 स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से पहुंचे वहाँ, तो फिर तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी, तो क्या वो 40 स्टूडेंट को टीच करेंगे, कहाँ से पकड़ के लाएंगे अब, तो वो बेचारा 40 की जगह पे 25 को टीच कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसे उसने अपने सोर्सेज कम कर लिए, उसकी एक लाइट
बंद होगी, एक एसी बंद हो गया, एक मशीन बंद होगी, कुछ टेबल्स वहाँ से उठा दिए गए, तो सोर्सेज की अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली दिख रही है। बट यहाँ सिर्फ सीन है ओवर एम्प्लॉयमेंट का, दिखता है, एक्चुअली नहीं हो रहा। यही बात यहाँ पे आपको ऑथर समझा रहे हैं कि जो दिखता है वो सही नहीं है। मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट तो उतनी नहीं है, मतलब ओवर यूटिलाइज भी नहीं हो रही फिर तो। ये रिजल्ट है जो मैं नहीं बोलना चाहता, ये आप समझोगे कि दिखते हैं कि ओवर एम्प्लॉयमेंट हो रही है, लेकिन एक्चुअली नहीं हो रही। एक्चुअली से प्राइस बढ़ाई जा रही है, और जब प्राइस बढ़ा दी जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, अब मैंने जो अभी तक नहीं बताया था आपको, ये जो डिमांड आपको कम दिख हो जाएगी। ये जो आपको दिख रहा है ना ओपी, ये OP1 हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, अपने आप ही वो सेट हो जाएगा। वो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, वो अपने आप सेट हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मेरे घर में 20 ईयर्स पहले 3 kg एप्पल आते थे 150 रुपीज़ के। आज पता है हम कितने का फ्रूट खा रहे हैं? 600 रुपये का। तो बताओ मेरे घर का एक्सपेंडिचर बढ़ा या कम हुआ, बताओ। बढ़ गया। लेकिन मजे की बात है कि 3 kg एप्पल ही आ रहे हैं। अच्छे वाला एप्पल 200 रुपये से कम मिलता नहीं, मान लो, एक जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, रियल बात नहीं कुछ हो रही। अब वो दादाजी लेके आते थे, मेरे ग्रैंडफादर 50 रुपये किलो में एक अच्छे एप्पल लेके आते थे, बेस्ट एप्पल मार्केट के, 30 ईयर्स पहले, 40 ईयर्स पहले। अब मैं लेके आ रहा हूँ बेस्ट एप्पल 200 रुपये वाले। लेकिन पॉइंट ये है कि फैमिली मेम्बर्स वही हैं, मान लो, और 3 किलो एप्पल 3 किलो ही होते हैं, वही सेम साइज़ है, वही सेम एप्पल है, वही टेस्ट है। लेकिन मैं मॉडर्न टाइम में रह रहा हूँ जहाँ मेरे घर का खर्चा बहुत ज़्यादा माना जाता है। और मैं बोलूँ तो मेरा घर का पूरे पूरे मंथ का खर्चा 8,000 है, क्या आप यस बोलोगे? सही बात है ये 8,000? और तो लेकिन फैसिलिटीज़ उतनी मिल रही हैं 80,000 में भी, वही 2 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वही स्कूल है। तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं इंक्रीज हुआ, सिर्फ प्राइस बढ़ी है। हमें क्या लग रहा है कि हम ज़्यादा फ्रूट खा रहे हैं, दिखने वाले को क्या लग रहा है कि अच्छा 150 की जगह पे, 150 की जगह पे 600 का फ्रूट खा रहे हो, वाओ वेरी गुड। एक्चुअली आपकी डेवलपमेंट हुई है, आपने ग्रोथ की है। पर मुझे पता ना ग्रोथ तो हुई नहीं, 3 kg तो 3 kg ही हुआ। ये बहुत ही सिंपल, बड़ी सिंपल घर की एग्जाम्पल, जो आपके घर में भी आपको समझ आ जाएगी कि 3 किलो एप्पल कितने के आ रहे हैं। और ग्रैंडफादर से पूछना कितने के आते थे। प्राइसेस बढ़ी हैं, आउटपुट नहीं बढ़ी हमारी इंडिया की। अगर एप्पल शिमला से आ रहा है, कनौर से आ रहा है, कश्मीर से आ रहा है, तो उतना ही आ रहा है। समझ रहे हो बात? गार्डन्स उतने ही है, फिर क्या बढ़ा है? प्राइस। और जो एप्पल बेच रहा है, एप्पल बेचने वाला ये नहीं कि बहुत रिच हो गया, उसके भी एक्सपेंडिचर बढ़ गए। वो 200 में भी उतना अर्न कर रहे हैं जितना उसके ग्रैंडफादर 50 रुपीज़ में अर्न कर रहे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ना बेचने वाले को फायदा हो रहा है, ना खरीदने वाले को फायदा हो रहा है। इकोनॉमी इन्फ्लेशन पे चलेगी, 50 की चीज़ 200 की होगी। और ये तो अब आप, मैं बोलूँ कि 30 रुपीज़ का पेट्रोल 85 रुपीज़ का हो गया, ये तो आपके सामने ही हुआ है, आपके बड़े होते होते हुआ है। सिंपल बात है। और ये एग्जाम्पल बड़ी फेमस है। बजाज चेतक मैंने चलाना सीखा था, और तब 1 लीटर पेट्रोल 20 रुपीज़ का आता था। 20 रुपीज़ में हम 60 kg स्कूटर चला के सीख लेते थे। आज 85 kg में 60 kg स्कूटर चलाना पड़ रहा है। तो चेंज क्या हुआ? प्राइस। बजाज चेतक वही है, पेट्रोल वही है, उसकी एवरेज वही है, चलाने वाला सीखने वाला भी वही है। 20 रुपीज़ में नहीं सीख पाओगे बेटा आज की डेट में आप स्कूटर, 85 रुपीज़ आपको अफोर्ड करने पड़ेंगे। इससे स्कूल ड्राइविंग, जो कार ड्राइविंग स्कूल होते हैं उनकी फीस भी बढ़ गई, जिम की फीस बढ़ गई, सारी चीज़ महंगी होगी कि नहीं होगी? ये पूरी इकोनॉमी, केन्स पूरा कुछ ये समझा रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो गया कि हर चीज़ महंगी होगी? क्योंकि हर जगह इन्फ्लेशन आ गई। रिसेशन तो कहीं है ही नहीं, कहाँ है एक भी जगह बताओ? हर जगह इन्फ्लेशन ही तो है। और फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं कि इन्फ्लेशन है क्योंकि आपके आने से हुआ। वो तो अगर कोई और गवर्नमेंट होती, और बीजेपी नहीं होती, कांग्रेस होती, आप होती, कोई तो होती, कोई भी होती, इन्फ्लेशन तो आनी आनी है। क्योंकि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट नहीं ला रही है, वो एक लेमैन सोचता है कि गवर्नमेंट लेके आ रही है। गवर्नमेंट कहाँ लेके आ रही है? क्या मोदी परचेज कर रहा है फ्रूट इतना? पेट्रोल, क्या हर गाड़ी मोदी की है? किसी की है? किसी की भी नहीं है, हम सबकी है। तो हम सबको ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर मैं कार पे ना जाकर ऑटो पे चला जाऊं तो ही पेट्रोल का रेट कम होगा। ऐसा हम करेंगे नहीं, वहाँ पे हमारा ईगो फैक्टर आ जाएगा कि मैं
इतना बड़ा डॉक्टर होकर ऑटो में जाऊंगा क्या? ये सारी बातें जो आप पहले भी समझ चुकी हो। बहुत इंटरेस्टिंग इकोनॉमी थ्योरी है हमारी ये। नेशनल इनकम, इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट, ये बहुत बड़े चैप्टर्स जो जो मुझे अच्छे नहीं लगते, वो मनी, बैंकिंग, कि उनमें कुछ सीखने को नहीं है। यहाँ से हम बहुत मैच्योर होते हैं, एक्चुअल सीन समझते हैं। तो अब जब आपको ये समझ आ जाएगी तो इसके पॉइंट्स भी समझ आ जाएंगे, पढ़ लोगे अब आप, इसके कॉजेज भी समझ आ जाएंगे, हर चीज़ वो तो रेसिप्रोकल होगी ना, हर चीज़ कम होती जाएगी। गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, हर तरह का एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं कर रही पैसा खर्च, गवर्नमेंट के पास है ही नहीं सी पैसा। हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे। जब हमारे पास खुद के पास ही बनाने के लिए पैसा नहीं है तो हम बाहर वालों को क्या बेचेंगे? मेरे घर में खाना नहीं बन रहा तो मैं नेबर को इनवाइट करूंगा क्या आज की डेट में? कर ही नहीं सकता। मेरा अपने डिनर को लेके ही क्वेश्चन मार्क है, तो इनविटेशन तो बंद हो गए ना। इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एक्चुअली कम हो जाएगी। आउटपुट एक्चुअली कम हो जाएगी, प्राइजेस एक्चुअली कम हो जाएंगी। तो डेफिनेट डिमांड एक्चुअली इम्पैक्ट लेके आता है इकोनॉमी पे। दैट्स ऑल बेटा। अब आप इसको रीड करिए, और जब ये लेक्चर ओवर होता है या कोई भी लेक्चर ओवर होता है तो 99% स्टूडेंट्स के डाउट्स नहीं होते हैं। स्टिल आपकी अपनी थोरो स्टडी है, वहाँ से डाउट्स अगर आएंगे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाउट्स होंगे और ऑलवेज इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। अब यहाँ तक मैटर हो गया हमारा। माइंड में कोई डाउट आ रहा है तो भी पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। यस सर। तो ओवरऑल ये 70-75 मिनट्स का लेक्चर होता है। शॉर्टकट में जाते तो शायद हम 60 मिनट्स में कर लेते, बट कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें हम करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद अब आपका जो होमवर्क है, यहाँ तक क्या आ सकता है एग्जाम में? एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें लिखा होगा एक्सप्लेन एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन गैप, गिव इट्स कॉजेज या इम्पैक्ट। 6 मार्क्स या 5 मार्क्स, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और 4 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है, 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आता है, तो एक डिफरेंस आ सकता है। अब इतना डिटेल में जाने का मीनिंग ये है कि ये डिफरेंस आपको ऑलरेडी आता है। ये आपको बताने अगर डाउट में हुआ कुछ, सब आता है। मीनिंग, एम्प्लॉयमेंट लेवल कौन सा होता है, गैप का मीनिंग क्या होता है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे क्या डिफरेंस है, प्राइस पे क्या डिफरेंस है, कॉजेज क्या होते हैं, डायग्राम क्या होता है। तो जब हमें लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं तो 1 मार्कर, 3-4 मार्कर तो आते ही हैं। फिर ये डिफरेंस इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के नेम से भी हो सकता है। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। उसके बाद फिर ठीक है, आपका वर्क स्टार्ट हो गया आगे। ये आप रीड कर लेना और एंड में जाना। ठीक है, चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होंगे आपके पास, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फोर्स क्वेश्चंस, जो भी किसी भी टाइप के दिए हैं वो सारे रीड करो। ये आपका वर्क होता है, ये मेरा वर्क नहीं होता कभी भी। ये आपका वर्क है। क्वेश्चन बैंक आपके पास है, अगर बुक में नहीं होता तो हमें अपना कोई असाइनमेंट बना के आपको देना पड़ता है, तो है तो आप वहाँ से पढ़िए, कोई डाउट वो लेके आइए। अब मेरा जो लास्ट टॉपिक है, यू कैन से हमारे मैक्रो सिलेबस का लास्ट टॉपिक मेरी तरफ से नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका सिलेबस मेरी तरफ से मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का हो चुका है ओवर, मैक्रो का नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा में जाने वाली बात है कि नेशनल इनकम एक और मैंने आपको करवा दिया है, और रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी ऐप के अंदर आपके वाली हैं, रिसेंट वाली। आपने उसको रिवाइज करना है मेरे साथ, तो हम उसको फिर रिवीजन प्रोसेस के अंदर जाके रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि अगर ये इंडियन इकोनॉमी है तो मुझे लगता है कि रिवीजन की नीड नहीं है, वही सेम चीज़ें हैं। रिवीजन में तो सब इवन बोरिंग हो जाएगी वो चीज़। लेकिन अगर ये नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम को रिवाइज करना बनता है। न्यूमेरिकल्स हम एक बार फिर से करके देख लें, थ्योरी हम एक बार फिर से देख लें। तो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक ओवर होते ही, ये टॉपिक 1 आवर का है जिसमें मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपको आता है ऑलरेडी, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बजट चैप्टर है ये। अगर किसी को गवर्नमेंट बजट चैप्टर आता है तो उसे नेक्स्ट लेक्चर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बोर हो जाओगे।
मीन्स आप खुद रीड कर सकते हो, क्लास तो आपको अटेंड करनी है, कहने की बात है। तो गवर्नमेंट बजट चैप्टर में सिखाया जाता है कि रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, फिर रेवेन्यूज कितने तरह के होते हैं, एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं, ये तो हमें आता है, जो पहले हम समझेंगे कि क्या क्या होता है। उसके बाद फिर हम उसको यूज़ करेंगे कि अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन गैप है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स में क्या चेंज लाती है। तो पक्की बात है एक्सपेंडिचर वो कम करेगी, जरूरत नहीं उसको करने की, पैसा लोगों के पास वैसे ही ज़्यादा है। जब लोगों के पास बेटा पैसा है, मेरा यही पॉइंट है कि जब सबके पास इतना पैसा है, तो फिर हम क्यों उनको फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो मैं किसी भी घर से पूछूं कि अगर डू और डाई वाली बात आ जाए, क्या आपके पास 500 रुपये नहीं है इंजेक्शन लगवाने के हैं, वो 500 रुपये का तो पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर रहे हैं मेरे सामने ही, इंजेक्शन वो फ्री में लगवाने जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वाई, क्यों गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। गवर्नमेंट को जब ये बात समझ आ जाएगी, इतनी सी बात है, और इतनी बड़ी पोस्ट पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ बैठे हैं है ना, डिपार्टमेंट के अंदर, क्यों नहीं बात समझ आती उनको। इतनी सी बात तो मेरे जैसे छोटे से टीचर को भी समझ आती है इकोनॉमिक्स के अंदर। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी ये बात बोल सकते हैं। मतलब इकोनॉमिस्ट एक से एक बैठा है, वो क्यों नहीं सजेस्ट करता कि एक्सपेंडिचर कम कैसे हो सकते हैं। क्योंकि इनकम ज़्यादा है ना, चंडीगढ़ में जो कोई रह रहा है तो उसका इनकम ज़्यादा ही तो है। ठीक है, किसी गांव में किसी बैगर के पास नहीं होगा पैसा, सबको फ्री करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये बात समझेगी, वो अपने एक्सपेंडिचर हर चीज़ पे कम कर देगी, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, है ना, पब्लिक, वो जो होते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, है ना, ये आप समझोगे। पढ़ सको तो पढ़ लेना। दूसरा, फिर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा देगी, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एम क्या होगा, पब्लिक की पॉकेट से पैसा निकालना। तो ऐसा कुछ होगा, मैंने जस्ट, जैसा होता है नेक्स्ट एपिसोड कैसा है, तो ऐसा है। उसके बाद नंबर 2 आएगी मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो बेटा आपको आती है, मुझे सिखानी नहीं है आपको ये, कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। आप एक बार बोल देना कि बैंक रेट का मीनिंग सर हमें नहीं आता, याद है एल आर क्या क्या होती है, एस एल आर क्या होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन क्या है, याद रेपो है सब। रेट। तो ये पार्ट जो हम आरबीआई के चैप्टर में कर चुके हैं टर्म 1 में, ये वो है। अब इनके मीनिंग तो पता है हमें, बैंक रेट, सी आर आर, एस एल आर, है ना, या सी आर आर लिख देते हैं इसको हम तो सी आर आर, एस एल आर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्या ये सिखाने की नीड है आपको टर्म 2 में आके। हाँ, अगर गवर्नमेंट बजट चैप्टर हमने नहीं किया होता, या बैंकिंग चैप्टर नहीं किया होता, क्योंकि वो टर्म 2 की जगह पे टर्म 1 में आ गए, अदरवाइज तो वो आगे के चैप्टर्स है। तो ये सब चीज़ें जब हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें इन सब के मीनिंग तो हमें आते होंगे, पर बाद में पॉइंट ये आ जाएगा कि उसको यूज़ कैसे करें, हम इनके रेट बढ़ाएं या रेट कम करें। तो बहुत ईजी है वो। तो दिस इज़ द पार्ट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन सेपरेट से आता है, हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, एक्सेस डिमांड, एप्शन डिमांड, या एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपको दो, कोई भी टू मेजरमेंट बनाने होते हैं, कि गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी के दो मेजरमेंट बताओ, या दो मॉनेटरी पॉलिसी के, कि हाउ टू करेक्ट इट। ये हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी, और वो एक तरह से ऑफिशियली हमारी सिलेबस की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद फिर रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं बेटा, रिवीजन प्रोसेस फास्ट रहेगी। नेशनल इनकम के ऊपर जब जाऊंगा तो मैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के ऊपर अब मैं एक पूरा 1.5 घंटा नहीं लगाने वाला। कोई लॉजिक भी नहीं बनता जब आपको पहले से बताया हुआ है। हाँ, ये शायद आप भूल गए हो, मैं उसको रिपीट करूँगा। रिकॉर्डिंग्स आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर मैं गाइड कर दूंगा कि आप पहले 2 रिकॉर्डिंग देख के फिर क्लास में आ जाओ, अगर बिल्कुल ही नेशनल इनकम आपने पहले नहीं किया हुआ, या बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड है। ठीक है जी। तो अब परसों क्लास रहेगी सेम हमारी, अकाउंट्स क्लास जितनी लेट हो जाएगी उस हिसाब से हम फिर मैनेज करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा क्लास है, इसमें इकोनॉमिक्स में, यहाँ मुझे एक्स्ट्रा क्लास की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। टेट डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक को करने के बाद एक बार कर लेंगे, और फिर रूटीन में करते रहेंगे, एक्स्ट्रा क्लास भी लगा लेंगे जहाँ ज़रूरत हुई। अकाउंट्स में तो आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पे इस पूरे टॉपिक को ओवर करता हूँ, यहाँ तक आपका वर्क है रीड करने वाला। ठीक है, ओके एवरीवन, क्लास ओवर कर रहा हूँ।
थैंक थैंक यू। ओके वेलकम थैंक यू सर। ओके वेलकम